नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वर्णमाला की ये तीसरी वीडियो है, जिसमें इसके पहले हमारा 2 वीडियो आप तक पहुंच चुका है। आप देखे भी होंगे, हमारे वर्णमाला को आप पढ़े भी होंगे, देखे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम जब भी आपको ये जो है वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारा वीडियो जो भी टॉपिक हमारा होता है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें आप देखते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, उसी क्वेश्चनों से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमारे इस टॉपिक को दिए हुए हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी नंबर लाए हैं हिंदी में। अब आगे देखते हैं, अगला वीडियो हमारा हिंदी वर्णमाला से संबंधित, यानी कि हम आपको 2 चीज़ें पढ़ा चुके थे हिंदी वर्णमाला में स्वरों से संबंधित। पहला हमने आपको बता दिया था कि ये समय मात्रा के आधार पर वर्णमाला को बांटे गए थे। इसके बाद हमने आपको बता दिया था कि जिह्वा प्रयत्न के आधार पर ये वर्णों को यानी स्वरों को हमने बांट करके बताया। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा आप देख रहे हैं, तीसरा नंबर है मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी कि मुखाकृति के आधार पर ये तीसरा नंबर हमारा है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये भी 3 भागों में ही बांटकर हम पढ़ते हैं। 3 नहीं 4 भागों में इसको बांट करके हम पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 लिख दिया गया है, ये इसको 4 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। ये 4 भाग में पहला भाग आपका है संवृत स्वर। ये पहला भाग है संवृत स्वर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद कौन कौन से स्वर हैं, तो पहला नंबर हमने लिख दिया कि संवृत स्वर हैं। दूसरा नंबर हमने लिख दिया कि अर्धसंवृत स्वर हैं। और तीसरा नंबर हमने ये लिखा कि ये विवृत स्वर हैं। और चौथा नंबर हमने ये लिख दिया कि यह जो है अर्धविवृत स्वर हैं। ये 4 प्रकार के स्वरों को बांटा गया। कौन कौन से, पुनः सुन लीजिए। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत और अर्धविवृत। अब इसे कहते क्या हैं? संवृत स्वर क्या है, अर्धसंवृत स्वर क्या है, या विवृत क्या है, अर्धविवृत क्या है? तो देखिए यहाँ पर संवृत स्वर किसे कहते हैं, तो बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है। बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है, इसी को क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। तो संवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब इसमें देखिए कौन कौन से स्वर आते हैं। जैसे ये छोटी ई और बड़ी ई, फिर है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो संवृत स्वर के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब ये चारों में से आप छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके लिए अभी ट्रिक हम आपको बताते हैं। याद करने का ट्रिक आप याद कैसे रखेंगे एग्जाम में आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं। देखिए अर्धसंवृत, तो अर्धसंवृत किसे कहते हैं? तो इसमें मुख थोड़ा सा खुलता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि मुख थोड़ा सा खुलता है, और इसमें क्या होता था कि बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है, और यहाँ पर मुख थोड़ा सा खुलता है। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें ओ और ए आता है। यह मात्र 2 स्वर इसमें आते हैं अर्धसंवृत में। अभी ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कैसे आते हैं, इसको याद कैसे करेंगे, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। पहले आप ये जान लीजिए इनको कहते क्यों हैं। अब इसके बारे में देखिए विवृत क्या है। तो विवृत में आप देखेंगे कि मुख, पूरा मुख खुलता है, यानी कि जो मुख है ये पूरा खुलता है विवृत। जैसे आप बोलते हैं आ, तो आ कहने पे आपका पूरा मुख खुल गया। तो इसमें मात्र एक ही वर्ण ऐसा है जो आ, यह एक ही वर्ण ऐसा है जो विवृत के अंतर्गत आता है। आगे चौथा नंबर हमारा है अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या होता है कि यह आधा मुख खुलता है। इसमें आधा मुख खुलता है, और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें ऐ, और औ आता है, यानी कि 3 वर्ण आते हैं। ये 3 स्वर अर्धविवृत के अंतर्गत।
आ विवृत के अंतर्गत, अर्ध संवृत के अंतर्गत ओ और ए आता है। इसके अलावा देखिए संवृत स्वर के अंतर्गत छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इस पे बड़ी भारी समस्या है, सभी लोगों को याद भी नहीं होता है। इसके बाद देखिए याद करने का ट्रिक क्या है। अब इसमें याद करने का ट्रिक, जैसे आप अगर नहीं रट पाते हैं तो संवृत स्वर को याद करने का ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक, तो ट्रिक के माध्यम से हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। जैसे ये संवृत स्वर है तो संवृत स्वर में स निकाल लीजिए। संवृत स्वर का आप निकालेंगे स को हम ले लेते हैं, और ये छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसमें से किसी भी ऊ को ले लीजिए, ऊ हो गया। इसके बाद यह छोटी बड़ी में से एक ई को ले लीजिए। अब इन तीनों को मिला दीजिए। जब आप इन तीनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा स पे उक मात्रा, यानी कि हो गया सू। और ये कह लीजिए ई, यानी कि बड़ी ई, सुई। इसको बड़ी कर लेते हैं, सुई। आप जब सुई कहेंगे तो इसी में ये टोटल आ जाता है, यानी कि संवृत स्वर, और इसमें कौन कौन से स्वर आ गए, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ। यानी कि इसके अंतर्गत आपको मात्र एक वर्ड कहने से, यानी कि सुई कहने से आपका यह संवृत स्वर आ गया, छोटी बड़ी आ गया और छोटा ऊ बड़ा ऊ आ गया। इसके आगे देखिए इसी से संबंधित इसको भी बनाइए, अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत क्या है, अर्ध मतलब होता है आधा, और संवृत मतलब वही चीज़ कह लीजिए सुई, यानी कि आधा सुई। जब आधा सुई होता है तो चाहे पूरी सुई हो चाहे आधी सुई हो, जब चुभता है तो दर्द दोनों होता है। जब आप आधी सुई को भी चुभाते हैं तो क्या बोलते हैं, ओए। ओए, यानी कि इसको आप ट्रिक में लिख सकते हैं आधी सुई। आधी सुई ये कह सकते हैं कि आप आधी सुई। आधी सुई भी आप जब चुभाते हैं तो क्या मुंह से बोलते हैं, ओए, यानी कि ओए। ओए शब्द निकलता है आधी सुई चुभाने पर भी। तो ये हो गया पहले का ट्रिक, यानी कि संवृत स्वर। तो संवृत स्वर को क्या किस ट्रिक से याद करेंगे, ये सुई के माध्यम से याद करेंगे। यानी कि संवृत ऊ ई, यानी कि दो वर्ण ऐसे हैं जो ये संवृत के अंतर्गत आ गए। इसके बाद देखिए आधी सुई जब चुभाएंगे तो क्या बोलते हैं, ओए, यानी कि ओए। इस सुई को जो है आधी मत समझिए, दर्द ये भी देने वाला है। तो आधी सुई यानी कि ओए के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है विवृत। तो विवृत में क्या करता है, पूरा मुख खुलता है। जैसे आप चिल्लाते हैं आ, तो आ में क्या करते हैं, ये पूरा मुख खोल दे रहा है आपका जो आ है। मात्र यही एक वर्ण है जो विवृत के अंतर्गत आता है। तो इसको तो ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विवृत में क्या होता है, मात्र एक ही वर्ण आता है। अब आते हैं अर्धविवृत की बात करते हैं। तो अर्धविवृत की बात जब करते हैं तो इसमें आधा मुख खुलता है। आधा मुख खुलने के यानी कि इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए, अब देखिए इसमें जब आ गया तो बचा ए, तो ये इसमें आ गया, इसके आगे वाले में ए आ गया। और बाकी यहाँ पे देखिए छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ ए आ गया, आ गया। बचा क्या चीज़, ए बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, औ बचा हुआ है। तो मात्र ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने दो ट्रिक याद कर लिया है तो बाकी यह विवृत के अंतर्गत मात्र एक वर्ण आते हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। और यहाँ पर जो भी बचते हैं, यानी कि जो भी स्वर बचे हुए हैं, उन स्वरों को इसमें रख दीजिए, वही अर्धविवृत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर इसको वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा क्या है,
जैसे ये पहला नंबर था, ये तीसरा नंबर की मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, तो संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत और अर्धविवृत। इसके अंतर्गत हमने बताया कि संवृत के अंतर्गत छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है। अर्धसंवृत के अंतर्गत ओ ए आता है। विवृत के अंतर्गत हमने बताया आ आता है। अर्धविवृत के अंतर्गत ऐ और औ आता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या टॉपिक है, चौथा नंबर। तो चौथे नंबर पे हमारा आगे देख लीजिए, ये एक था मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर हमने आपको 4 वर्ण बताए, यानी कि 4 भागों में बांट करके हमने आपको स्वर को दिखाया। इसके बाद हमारा अगला देखिए, अगले टॉपिक पे आते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। अब आप ये सोचते होंगे कि ये ओष्ठाकृति क्या है, यानी कि ओठों के आधार पर। इसको अपनी भाषा में आप कह सकते हैं कि ओठों के आधार पर ये स्वरों को कितने प्रकार में बांटा गया है। स्वर, आधार पर स्वर, यानी ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये चौथे नंबर का है। इनको मात्र 2 ही प्रकार में बांटा गया है, मात्र 2 प्रकार में बांटा गया है ओष्ठाकृति के आधार पर। इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ओठ के आधार पर ये स्वरों को मात्र 2 प्रकार में बांटा गया है। और स्वरों को मात्र 2 प्रकार में किस किस में बांट सकते हैं, ये 2 प्रकार में। एक कह सकते हैं पहला नंबर की वृत्ताकार या वृत्तामुखी या वृत्तमुखी कह सकते हैं, या वृत्ताकार लिख सकते हैं। इसको किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हैं, यानी कि वृत्ताकार। वृत्ताकार में एक वर्ड ये भी आता है, वर्तुल करके आता है। ये आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये वर्तुल करके पूछे जाते हैं, यानी कि वर्तुल, या इसी को कहते हैं वृत्ताकार। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो दूसरे ऑप्शन में देख लीजिए, पहला हो गया वृत्ताकार या वर्तुल, दूसरा होता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार या अवर्तुल इसे कह सकते हैं, अवर्तुल। तो इसके अंतर्गत ये 2 प्रकार में बांट दिया जाता है। और यहाँ पर एक वर्ड और भी आता है जो इसके अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं, वैसे ही मात्र लिख दिया जाता है, इसके प्रकार के अंतर्गत नहीं लिखा जाता है। जैसे ये वृत्ताकार हो गया, अवृत्ताकार हो गया, और तीसरा हो जाता है, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये तीसरा प्रकार जो हो जाता है वो होता है उदासीन। तो इस उदासीन के बारे में अगर बात करें, तो ये उदासीन जो होता है इसके अंतर्गत मात्र अ आता है। उदासीन के अंतर्गत मात्र अ आता है, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि उदासीन वर्ण कौन सा है या उदासीन स्वर कौन सा है, तो मात्र यह अ आता है। अब पहले नंबर पे देखिए, वृत्ताकार या वर्तुल किसे कहेंगे, तो वृत्ताकार या वर्तुल यानी कि बोलते समय ओठ वृत्त बनाए। तो ओठ वृत्त कब बनाता है, किस किस अक्षर को बोलने पर, तो ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये 2 अक्षर को बोलने पर। इसके अलावा ओ और औ को भी बोलने पर ये मुख जो है वृत्त बनाता है, ओ और औ, यानी कि ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो वृत्ताकार यानी वर्तुल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देख लीजिए अवृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं, तो अवृत्ताकार में एक आता है छोटी, दूसरा आता है बड़ी, और तीसरा आता है ए। और इसके अलावा कौन सा वर्ण बचा, इसके अलावा बचा है ऐ, यानी कि ये ए और ऐ, ये दोनों वर्ण आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वृत्ताकार यानी कि वर्तुल, वृत्ताकार यानी कि वर्तुल, वर्तुल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके अलावा ओ और औ। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि उदासीन में मात्र एक अ भर आता है,
अब इसके अलावा देख लीजिए, अब यहाँ पर आते हैं तो अवृत्ताकार या अवर्तुल इसे कहते हैं। अब इसमें ये 4 बण आते हैं, छोटी, बड़ी और ए और ए। यहाँ पर ये 4 बणों को अवृत्ताकार वर्तुल कहा जाता है। अब इसको याद करने का ट्रिक, सबसे बड़ी समस्या तो ये है याद करने वाली। तो चलिए हम आपको याद करने का ट्रिक भी बताते हैं कि यानी वृत्ताकार वर्तुल, इसको याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ट्रिक को देख लीजिए कि ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने बताया वही ट्रिक, यानी कि इसमें से आप पहला अक्षर ले लीजिए, व्री को ले लेते हैं। व्री को जब आप लिखते हैं या वृत्त कर लीजिए, वृत्त को लिख लेते हैं, ये हो गया वृत्त। यानी इससे आप ये समझेंगे कि वृत्ताकार है या वर्तुल है, ये वृत्त हो गया। अब इसी में इस अक्षर को जोड़िए, ऊ को जोड़ दीजिए और ओ को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये छोटा ऊ बड़ा ऊ ये दोनों एक ही भाई हैं। ओ और आओ ये भी दोनों एक ही भाई हैं, तो दोनों में से एक एक भाइयों को उतार लीजिए। तो ये वृत्त और छोटा ऊ ओ, इसमें से हमने उतार लिया। अब इन तीनों अक्षरों को यानी तीनों शब्दों को एक में मिला दीजिए। तो जब वृत्त यानी कि जब मिलाएंगे तो यह हो जाएगा वृत्तुओ। चूंकि यह ऊ का छोटा ऊ मात्रा लग गया, ओ का ओ हमने लिख दिया, यानी कि इसको आप याद कर सकते हैं वृत्तुओं के माध्यम से। आप कह दीजिए, एक वर्ड में मात्र कह दीजिए वृत्तुओं। वृत्तुओं रटने से यानी कि वृत्ताकार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए, ऊ और ओ आ गया। केवल वृत्ताकार कह देने से इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया, वृत्त के, यानी कि ऊ और ओ, यानी इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये चारों वर्ण इसके अंतर्गत आ गए। तो ये हो गया ट्रिक के माध्यम से वृत्ताकार यानी वर्तुल को आप याद कर सकते हैं। इसके बाद उदासीन में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र ऐसा वर्ण है जो उदासीन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला देख लीजिए, अवृत्ताकार या अवर्तुल किसे कहते हैं। तो अवृत्ताकार या अवर्तुल के अंतर्गत छोटी, बड़ी, ए और ए आ जाता है। तो इसको भी देख लीजिए। तो अवृत्ताकार यानी कि इसके लिए जब आप ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक बनाने में आपका देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए अवृत्त, क्योंकि अवृत्ताकार है तो अवृत्त लिख दिया गया। अवृत्ति ई और ए लिख दीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अवृत्तीय। ये शब्द याद करने से आपका हो गया अवृत्ताकार, यानी कि ई और ए, तो छोटी बड़ी दोनों एक ही बहनें हैं, ए और ए ये भी दोनों एक ही हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी एक का यूज करिए तो ये हो जाएगा अवृत्तीय, यानी अवृत्ताकार का आप लिख सकते हैं अवृत्तीय। तो इसमें आप बहुत ही आसानी से याद कर लिए, किस पे, ओष्ठाकृति के आधार पर। स्वरों को 3 वर्गों में बांट दे, चलिए यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 3 वर्गों में बांट करके आपने याद किया। पहला वर्ग आपने लिखा कि वृत्ताकार या वर्तुल कहते हैं। दूसरा आपने लिखा कि अवृत्ताकार या अवर्तुल कहते हैं। तीसरा आपने लिखा कि उदासीन, यानी कि इस उदासीन के अंतर्गत मात्र एक ही वर्ण ऐसा है जो उदासीन के अंतर्गत आता है। इसके बाद वृत्ताकार में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। इसके बाद अवृत्ताकार में छोटी, बड़ी, ए और ए आते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्वर यानी कि उच्चारण, अब इसके बाद जो हमारा है उच्चारण के आधार पर, ये तो आपका हो गया ओठ के आधार पर। अब ओठ के बाद क्या आता है, जब आप उच्चारण करते हैं तो ओठ के आधार पर, ये तो हो गया। अब इसके बाद उच्चारण के आधार पर देख लीजिए, 5वां नंबर आपका उच्चारण के आधार पर होगा। तो उच्चारण के आधार पर ये 5वें नंबर पे हम लिखते हैं उच्चारण के आधार पर। तो यहाँ पे उच्चारण के आधार पर यानी ये ऐसे लिखिए
उच्चारण स्थान के आधार पर, इसको ऐसे लिखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर अब इसको हम कई वर्गों में बांट करके याद करेंगे। जैसे पहला नंबर आपका क्या होगा, जैसे आप कहते हैं कंठ, तो ये हो गया कंठ है, लेकिन इसको कंठ नहीं, इसको बल्कि कंठ लिखा जाता है कंठ के आधार पर। तो देखिए इसमें कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप एक वर्ड याद किए होंगे कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, यानी कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो अभी चूंकि हमने वर्णमाला में अभी व्यंजन नहीं पढ़ाए हैं, आगे बताएंगे इसे, ये सब जो अभी हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर मात्र हम स्वरों की बात कर रहे हैं। तो यानी कि कंठ के आधार पर स्वरों को देख लीजिए, स्वर में कंठ में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं। तो कंठ के उच्चारण से, यानी कि इसमें आ जाता है ए आ जाता है, दूसरा अक्षर आ जाता है और अह आ जाता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा है, यानी कि अ और आ और अह ये ऐसे वर्ण हैं जो कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है तालव्य। तालव्य आ जाता है, तो तालव्य में कौन से वर्ण आते हैं, तो तालव्य में छोटी ई और बड़ी ई आ जाता है। इचु यसा नाम तालु, ये आप वर्ण को पढ़े होंगे, इचु यसा नाम तालु, यानी कि छोटी ई बड़ी ई, और यहाँ पे ये मात्र ऐसे दो स्वर हैं जो ये तालव्य के अंतर्गत बोले जाते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन कौन से आ जाते हैं, मात्र एक वर्ण ऐसा है जो मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, री, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक में मात्र अंग आता है, अंग, अनुनासिक हो गया। इसके बाद अनुनासिक, सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, ये चांद बिंदी वाला ये अनुनासिक के अंतर्गत आता है। पांचवें नंबर पे आता है अनुस्वार, या इसी में कर लेते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अनुस्वार के अंतर्गत अंग आते हैं। इसके अलावा देखिए अनुस्वार के बाद आपका आ जाता है कंठ तालव्य। कंठ, कंठ तालव्य, तालव्य, तो कंठ तालव्य के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, यह ए आता है और ऐ आता है। तो ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके बाद ये 5 हो गया। पांचवें के बाद अब इसके बाद जो अगला आता है छठा नंबर, तो छठे नंबर पे हम देख लेते हैं कौन सा वर्ण आता है, कंठ ओष्ठ याद आता है, यानी कि कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत ओ और औ आ जाते हैं, ओ और औ। ये दो वर्ण ऐसे हैं जो कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कंठ के अंतर्गत कौन सा वर्ण आ जाता है, अ, आ और अह। ये 3 वर्ण यानी 3 स्वर ऐसे हैं जो कंठ के अंतर्गत आते हैं। वो जो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के लिए अभी हम टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे, ये मात्र स्वर की बात कर रहे हैं। तो देखिए कंठ के अंतर्गत स्वरों में कौन कौन से स्वर ऐसे हैं जो कंठ के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें अ, आ और अह वर्ण ऐसा है जो कंठ के अंतर्गत आता है। इसके बाद तालव्य में छोटी ई और बड़ी ई आ जाते हैं,
मूर्धन्य के अंतर्गत मात्र री वर्ण ऐसा है जो री वर्ण यह मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाता है। अनुनासिक वर्ण ऐसे यानी कि यह अनुनासिक के अंतर्गत आता है। अनुस्वार में अंग केवल ऐसा है, यह स्वर है जो अनुस्वार के अंतर्गत आता है। इसके बाद कंठ तालव्य यानी कि दो उच्चारण स्थान से, कौन कौन से हैं, ए और ऐ, यह दो वर्ण ऐसे हैं जो दो उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। कहाँ कहाँ से, एक होता है कंठ और दूसरा होता है तालव्य। इसके बाद ये भी है कंठ और ओष्ठ यानी कि ओ और औ, यह दो वर्ण ऐसे हैं जो कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत बोले जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि अमात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर की बात करें तो यह अमात्रिक स्वर के अंतर्गत मात्र एक वर्ण आता है अ। जो यह अ है यह एक मात्रिक स्वर है, यानी ये अमात्रिक यानी इस पर कोई मात्रा नहीं होता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि ऐसे वर्ण बताओ जिस पर कोई मात्रा न लगता हो तो यह ऐसा वर्ण है जिस पर कोई मात्रा नहीं लगाए जाते हैं। अब आगे बात करें तो यह कुल 10 लाइनों में लिखे जाते हैं। जो वर्ण हिंदी के वर्ण है यह मात्र 10 लाइनों में लिखे जाते हैं। तो हमारा जो स्वर का है ये टॉपिक स्वर का समाप्त होता है। इसके बाद हमारा व्यंजन का टॉपिक चालू होता है। व्यंजन के टॉपिक में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने आपको स्वर के बारे में बताया, तो यहाँ पे उच्चारण स्थान के यानी 5वें नंबर पर देख लीजिए उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर पहला नंबर है कंठ। तो कंठ में ये 3 वर्ण यानी कि अ, आ और अह, ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो कंठ के आधार पर बोले जाते हैं। दूसरे नंबर पे है तालव्य यानी कि तालव्य के अंतर्गत छोटी और बड़ी यानी कि ये 2 स्वर ऐसे हैं जो तालव्य के अंतर्गत बोले जाते हैं। इसके बाद मूर्धन्य यानी कि री ऐसा है जो मूर्धन्य के अंतर्गत बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। अनुनासिक वर्ण इसे कहते हैं और अनुस्वार अंग वाले वर्ण को कहते हैं। इसके अलावा कंठ तालव्य में ए और ऐ आ जाता है और कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आ जाते हैं। तो ये सभी वर्ण हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हमारा जो है हिंदी का टॉपिक चलता रहेगा। इसके बाद हमारा जो व्यंजन का टॉपिक आएगा तो व्यंजन में भी हमारा इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने स्वर के बारे में देखा है इसी प्रकार से आप व्यंजन के बारे में देखेंगे। और इस चैनल, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद।